श्रीलंका की स्थिति ऐसी हो गई कि खेत खाए गदहा और मार खाए जुल्हा। गोटाबाया राजपक्षे वही राष्ट्रपति जो भागे थे, लेकिन भागने से पहले उन्होंने एक कागज पर साइन कर दिया और इस कागज का फायदा उठा रहा था चीन। पर भारत की लताड़ के बाद कैसे पूरी की पूरी स्थिति बदल गई और जहां ये सब कुछ हो रहा था तब जयशंकर कौन सी विदेश नीति का पासा फेंक रहे थे। आखिरकार श्रीलंका को आना पड़ा घुटनों पर और श्रीलंका को कहना पड़ा चीन को ना। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, ताइवान का युद्ध चल रहा है, तो वहीं 10 देश आए सामने चीन को हराने के लिए और क्या इसमें भारत को भी शामिल कर लिया गया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है दुनिया में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो राजपक्षे भाई थे ना, ये राजपक्षे भाई कभी भी भारत के लिए पक्षधर नहीं रहे हैं। इन्होंने हमेशा भारत का सिर्फ फायदा उठाना चाहा है, लेकिन ये प्रो चाइना खूब रहे हैं। राजपक्षे भाइयों की वजह से श्रीलंका की हालत बहुत बुरी हो गई और जाते जाते भी ये श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी समस्या ही छोड़ कर गए। जिस तरीके के हालात बने थे, गोटाबाया राजपक्षे को अचानक से भागना पड़ा, देश छोड़कर दूसरे देश में शरण लेनी पड़ी। स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी। पर भागने से पहले भी ठीक वो जाकर प्लेन पकड़ते, पर प्लेन पकड़ने से पहले चीन ने उसे कहा इस कागज पर साइन करो और उस कागज पर साइन कर दिया राजपक्षे ने। ये कागज किस चीज का था? ये कागज था युआन वेंग 5 के भेजने का। श्रीलंका के अंदर इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही थी, इन सब के बीच में युआन वेंग 5 को भेजना चाह रहा था चीन। आखिर क्यों? क्योंकि इस क्राइसिस के बीच में श्रीलंका का फायदा उठाते हुए भारत के सारे अस्त्र शस्त्र, सारे बेस और बहुत सारी चीजों की रेकी करना चाहता था। हिंद महासागर में ये अगर युद्धपोत आ जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि बहुत सारी जानकारियां चीन के हाथ में लग जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा आईएनएस ध्रुव एक सर्विलांस शिप है, यानी ये जानकारियां जुटाती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन करती है। इस तरह की शिप बहुत कम देशों के पास है, पर भारत के आईएनएस ध्रुव से कई गुना ज्यादा बड़ा है युआन वेंग 5। जिस तरीके से आप ये स्क्रीन पर आईएनएस ध्रुव को देख रहे हो, उसकी तुलना में आप ये युआन वेंग 5 को देख रहे हो, ये पावरफुल है। भारत में इसकी संख्या कम है, लेकिन चीन के पास ये करीब 7 की संख्या में है। कहा जाता है कि इससे ज्यादा भी होगा क्योंकि चीन इसे छिपा कर बनाता है। अब यहाँ भेजने का साफ मकसद है कि चीन को चाहिए थी यहाँ की जानकारियाँ और उसने स्थिति का फायदा उठाया और इस पे साइन करवा लिया कि हाँ हम यहाँ पहुँच रहे हैं, और वो भी शख्स साइन करके अपने देश को छोड़कर भाग गया। ये भी उसने नहीं देखा कि इस वक्त जो मानवीय सहायता है वो चीन से नहीं आ रही है बल्कि भारत से आ रही है। भारत जो इतना लगातार मदद किए जा रहा था, भारत के मदद को यहाँ तक कि हम लोग कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, भारत की मदद को राष्ट्रपति विक्रम सिंघे से लेकर अभी जो नए पीएम बने हैं उन सभी ने कहा कि इस बुरे हालात में हमारी किसी ने मदद नहीं की, लेकिन हमारी मदद अगर किसी ने की है तो वो भारत ने की है। यहाँ तक कि विपक्षी दल के नेता ने यहाँ तक कह दिया, भारत से रिक्वेस्ट की कि श्रीलंका में कोई भी पीएम हो, आप हमें मदद जरूर करना, हमें पीछे छोड़ना मत। बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों ने भारत को अपने बड़े भाई के रूप में दिखलाया। भारत ने ये मानवीय सहायता जारी रखी, इसके अलावे कर्ज दिए, क्रेडिट लाइन दिए, सब कुछ दिया। पर इन सब के बीच में इस जहाज का आना जो भारत की रेकी कर सकता था, ये बहुत ही बुरा था। भारत ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इस पर साफ दिखते हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। पहले तो श्रीलंका ने टालम टोल करने की कोशिश की। पहले श्रीलंका ने ये कहा कि रडार ऑफ कर देंगे, सिर्फ ईंधन भरने के लिए आ रहे हैं। भारत का सवाल था सिर्फ ईंधन भरने के लिए आ रहे हैं तो यही पोर्ट क्यों, आप किसी दूसरे पोर्ट का इस्तेमाल करो। पर आखिरकार अब श्रीलंका भारत के दबाव के आगे झुका और ये भारत के लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि दुनिया को ये चीज पता चली कि श्रीलंका किसके तरफ है। श्रीलंका ने भारत को चुना और चीन को अपने शिप को
अभी नहीं आने के लिए कह दिया है। चीन को बड़ा धक्का लगा है। चीन जो ये सोच रहा था, क्योंकि उस वक्त आप देखेंगे जैसे ही परमिशन मिल गई थी, ऐसे ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे जैसे चीन ने भारत के नाक में अपने मुक्के से प्रहार किया और भी कई चीजें देखने को मिल रही थी, जो कुल मिलाकर एक बहुत ही बुरा साइन था। खैर, आखिर ये मामला निपट गया और भारतीय दबाव काम आया। अब देखना ये होगा कि चीन इसके बदले में श्रीलंका को कौन सा रिएक्शन देता है। पर जहां एक तरफ ताइवान और चीन के बीच जंग के हालात बने हुए हैं, अभी भी युद्धाभ्यास के नाम पर मिसाइल फायरिंग हो रही है, सारा कुछ वैसा ही चल रहा है। यहाँ तक कि ताइवान ये कह रहा है कि चीन इस युद्धाभ्यास को युद्धाभ्यास तक नहीं रखेगा, युद्धाभ्यास से बढ़कर फिर चीन हमले कर देगा। ताइवान के ऊपर उसकी तैयारी इसी तरह की है। पर इन सब के बीच में चीन को तोड़ने के लिए 10 देश सामने आए हैं। 10 देशों ने एक प्रमुख ग्रुप बना लिया है और इस ग्रुप में अब भारत की भी एंट्री होगी और ये सीधे सीधे प्लान बना रहे हैं चीन की कमर को कैसे तोड़ा जाए। चीन की कमर को तोड़ने के लिए सिर्फ हथियारों से हमला करना नहीं होगा, बल्कि हथियारों से अलग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को तोड़ने का प्लान है। अभी बात करें तो दुनिया की एक प्रमुख नब्ज चीन के हाथ में है और वो नब्ज क्या है? वो नब्ज है रेयर अर्थ मटेरियल, जिस पर 70% पर चीन का कब्जा है। चीन के अंदर जहां रेयर अर्थ मटेरियल मिलते हैं, तो वहीं अफ्रीकी देशों में चीन ने ज्यादातर ध्यान दिया कि इन रेयर अर्थ मटेरियल को कब्जे में लिया जाए और ऐसा करता भी चला गया। चीन इस मामले में काफी आगे निकलता चला गया, दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बना चुका है। अब आने वाला समय है लिथियम का और भी कई रेयर अर्थ मटेरियल्स का, यानी ऐसे खनिज पदार्थों का जिससे ऊर्जा का निर्माण होगा और ये काफी दुर्लभ है। चीन ने शुरुआत किया था, इसलिए काफी तेजी से चीन इस पर कब्जा करता चला गया। पर अब 10 देश निकल कर आए हैं अमेरिका सहित, जो पार्टनर बन चुके हैं और ये पार्टनर बनकर एक संगठन इन्होंने बनाया है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और इस MSP में 10 देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, स्वीडन, UK और यूरोपियन कमीशन है। अब भारत की भी इसमें एंट्री की बात चल रही है। ये ग्रुप क्या करेगा? ये ग्रुप पैसे लगाएगा और जहां जहां दुर्लभ खनिज पदार्थ हैं, 17 रेयर अर्थ मटेरियल हैं, उन पर कब्जे की कोशिश करेगा। अब ये कब्जा जिस तरीके से हो और चीन को इन सब में बाहर करेगा, ताकि चीन के ऊपर जो ये रेयर अर्थ मटेरियल की अभी निर्भरता है और भविष्य में भी निर्भरता होगी, ये चीज हटेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये मूव सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।